एक पार्टनरशिप फर्म ने चेक इशू किया और वो डिसओनर हो गया। आपकी लायबिलिटी क्या होगी अगर आप पार्टनर हो उस फर्म के? इस वीडियो में स्वागत है आपका, जिसमें हम रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड कि लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन ए चेक बाउंस केस इवन व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मेड एन अक्यूज्ड। अगर हम सेक्शन 138 एनआई एक्ट एंड सेक्शन 141 ऑफ द एनआई एक्ट को ध्यान में रखते हुए ये डिस्कस करें तो ये क्वेश्चंस हमारे सामने माइंड में आएंगे कि क्या पार्टनरशिप फर्म इज इक्विवेलेंट टू कंपनी है अंडर सेक्शन 141? क्या जो पार्टनर्स हैं वो इक्विवेलेंट टू द डायरेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटी अंडर सेक्शन 141 ऑफ द एक्ट? एंड क्या पार्टनर्स की लाइबिलिटी वो इक्विवेलेंट टू है वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एज पर द सेक्शन 141 ऑफ द एक्ट? इस जजमेंट ने हमें डिटेल्ड में इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियरिटी के साथ दिए हैं और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस अलोंग विद द हायरार्की, जिसमें हम पहले ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस समझेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये कंप्लेंट जो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कब पहुंची, कैसे पहुंची। देन जो कोर क्वेश्चन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, दैट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ ए चेक बाउंस कंप्लेंट अगेंस्ट द पार्टनर्स व्हेन द फर्म इज नॉट मेड एन अक्यूज्ड। उसके बाद हम आर्गुमेंट्स को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्लेनेंट ने क्या आर्गुमेंट्स रखे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, एज वेल एज दी रिस्पोंडेंट के क्या आर्गुमेंट्स थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल एनालिसिस जानने से पहले इन डेप्थ एनालिसिस को समझेंगे, फाइनल वर्डिक्ट को समझेंगे। एंड हमारे लिए अगर कंप्लेनेंट हैं या हम एक्यूज्ड हैं किसी चेक बाउंस कंप्लेंट में, तो इस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं स्पेसिफिकली इन ए सिनेरियो जहां पे एक पार्टनरशिप फर्म को भी एक्यूज्ड पर्सन बनाया गया है या फिर ओनली पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म ही एक्यूज पर्सन बनाए गए हैं। और चेक जो था एक पार्टनरशिप फर्म द्वारा इशू किया गया चेक था और वो डिसओनर हुआ है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने से पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और हमने रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर जो कि एनआई एक्ट के रिलेशन में हैं उनके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उनको आप देख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। Let us now go deeper into this judgment and first understand the facts of the case. अगर हम ब्रीफली इस केस के फैक्ट्स को बारे में समझने की कोशिश करें तो इसमें जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने एडवांस्ड लोन भेजा एक पार्टनरशिप फर्म जो कि मोरिया कोर्स थी। लगभग 21 लैक्स का जो लोन था वो दिया गया, राइट। उसके बाद वन ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर ने चेक इशू किया टू रीपे दिस डेट और वो चेक डिसऑनर हो गया। और जो चेक था दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो चेक था वो पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट का ही चेक था, लेकिन साइंड बाय ओनली वन पार्टनर। सो एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट से इशूड चेक को रीपेमेंट करने के लिए भेज दिया कंप्लेनेंट को, और जो कि डिसऑनर्ड हुआ। और उसके बाद जो कंप्लेनेंट ने जो रिक्वायरमेंट्स थी सेक्शन 138 के ऑफेंस के हिसाब से उसको कंप्लाई करना शुरू किया। तो कंप्लेनेंट ने मार्च 2021 को एक स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस इशू करा और इसके अंदर कंप्लेनेंट ने सिर्फ पार्टनर्स को ही नोटिस इशू करा। उनकी जो पार्टनरशिप फर्म थी मोरिया कोर्स को, उसको नोटिस नहीं इशू किया। उसके बाद कंप्लेनेंट ने जब कंप्लेंट भी फाइल करी तो ओनली अगेंस्ट दी पार्टनर्स, फर्म was not made as an accused and that's where जो लीगल फाइट थी वो स्टार्ट हो गई। क्योंकि जैसे ही पार्टनर्स जो कि एक्यूज बना दिए गए, दे अप्रोच द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट एंड सॉट क्वेश्चनिंग ऑफ दिस कंप्लेंट बिकॉज जो उनका मेजर ग्राउंड यही था फॉर क्वेश्चन के लिए दैट स्टैट्यूटरी नोटिस जो था वो फर्म को इशू करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 138 रेड विद अंडर सेक्शन 141 ऑफ द एनआई एक्ट। इसलिए
क्योंकि कंप्लेनेंट ने ये कभी किया ही नहीं, राइट। तो इस कारण से जो कंप्लेंट है नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट द पार्टनर्स अलोन। तो इस कारण जैसे ही ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने क्वैशिंग का ऑर्डर इन फेवर ऑफ द एक्यूज पर्सन दे दिया, तो देन कंप्लेनेंट अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड सॉट द रिवर्सल ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर। तो कोर क्वेश्चन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास यही था कि वेदर द हाई कोर्ट वाज राइट इन डिसमिसिंग द कंप्लेंट ऑन द ग्राउंड दैट name of the partnership firm was not mentioned in the statutory notice issued by the appellant or the complainant under section 138 of the act, and was also not added as a accused in the complaint filed by the appellant. So क्वेश्चन वाज कि पार्टनरशिप फर्म को कभी स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस भी इशू नहीं किया गया और पार्टनरशिप फर्म को कभी एक्यूज्ड भी नहीं बनाया गया। तो इन दैट सिनेरियो इज द कंप्लेंट अगेंस्ट द पार्टनर्स इज मेंटेनेबल और नॉट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो ये भी सिनेरियो निकल के आता है कि वेदर ए प्रोसीजरल लॉ के अंडर जो लैप्स हुआ है वो क्या फैटल एरर होगा which can invalidate the entire legal proceeding against the partners who actually run the firm. So that was the key क्वेश्चन जहाँ पे होल सिनेरियो वाज या तो इधर के या उधर के, फॉर द अक्यूज पर्सन ऑल्सो एज वेल एज फॉर द कंप्लेनेंट की साइड से भी। ओके, तो लेट अस नाउ डिस्कस की आर्गुमेंट्स क्या थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, कंप्लेनेंट के क्या आर्गुमेंट्स थे एंड रिस्पोंडेंट्स के जो कि अक्यूज पर्सन थे उनके क्या आर्गुमेंट्स थे। लेट्स सी फर्स्ट द कंप्लेनेंट के आर्गुमेंट क्या थे। कंप्लेनेंट का मेजर आर्गुमेंट ये था कि पार्टनरशिप जो फर्म है इट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, it is just a compendious name for the partners. Second aspect was the partners have unlimited liability for the firm debts. Third argument was the liability of the partners is direct and personal, not the vicarious liability. So in a nutshell, द कोर आर्गुमेंट वाज दैट जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है डायरेक्ट है, पर्सनल है एंड जॉइंटली एंड सीवियरली है, एंड प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पार्टनर्स इज इफेक्टिवली प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द फर्म। सो जो फर्म का अगर मैं नाम नहीं भी डालता, अगर फर्म को मैं एज ए को अक्यूज या मेन अक्यूज नहीं भी डालते, तो भी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पार्टनर्स फॉर ए चेक बाउंस मैटर जो कि एक पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट से चेक डिसऑनर हुआ है, तब भी इन व्यू ऑफ दैट such scenarios proceedings against partners are maintainable. Whereas अगर हम accused के बारे में बात करें तो accused का स्टैंड ये था कि let us rely upon the section 141 of the NI Act, जिसमें एक कंपनी की तरह फर्म को भी ट्रीट किया गया है एंड डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स को सेम ही अम्ब्रेला में ट्रीट किया गया है। तो चूंकि जब रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें, जब आप कंपनी का चेक बाउंस होता है तो कंपनी मेन अक्यूज बनती है और जो डायरेक्टर्स हैं उनके रोल के हिसाब से उनकी वाइकेरियस लाइबिलिटी एस्टैब्लिश होती है। तो जो एक्यूज्ड पर्सन्स का आर्गुमेंट था वो यही था कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो इक्विवेलेंट टू ए कंपनी है अंडर ए एनआई एक्ट के सेक्शन 141 के हिसाब से, एंड दे आर्ग्यूड दैट द फर्म इज ए प्रिंसिपल ऑफेंडर। ओके, सो पार्टनर्स लाइबिलिटी जो है वो वाइकेरियस लाइबिलिटी आएगी, नॉट as claimed by the complainant that the partners have a direct liability. Partners have joint and several liability. Okay. Thirdly, they said that the complaint becomes automatically invalid when the principal offender, like company principal offender, that in this case the firm, it has not ever been issued a notice or has never ever been made an accused party in this check dishonor complaint. So let's now
understand the analysis by the Honorable Supreme Court while coming at the conclusion. Honorable Supreme Court held that a partnership is merely a convenient name to carry out business by the partners. This is something, the it's a reiteration of the principles we have seen in almost every matter in relation to the partnership firm. The Honorable Supreme Court further stated that a firm is not an entity of a persons in law, but is merely an association of individuals. Firm name is only a collective name of those individuals who constitute the firm. सेकेंड एस्पेक्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में लेके आए, दैट द परपेचुअल सक्सेशन कंपनी, वी नो दैट ए इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, ओपीसी होगी, उसकी परपेचुअल सक्सेशन है. वेयर एज फॉर ए पार्टनरशिप फर्म, जैसे ही पार्टनर्स you know they can decide, okay, we are now longer not running the firm under the partnership firm, तो जो पार्टनरशिप फर्म का है उसका अस्तित्व है वहीं पे खत्म हो जाएगा जब पार्टनर्स विल डिसाइड दैट दे नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग द बिजनेस ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म. Another aspect that is very very critical, that is the nature of the liability. The partners of a firm are co-owners of the property of the firm, unlike shareholders in a company who are not co-owners of the property of the company. So since the partners are the co-owners of the firm's property, and that's where if we see now comparison with सेक्शन 141 एंड द पार्टनरशिप एक्ट, अगर हम ये बात करें तो सेक्शन 141 एक्ट की जो एक्सप्लेनेशन है, दैट डिस्क्लोजेस दैट ए कंपनी मींस ए बॉडी इनकॉर्पोरेट as well as it includes a firm, okay, and for a director in relation to a firm means a partner in the firm. इस एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 141 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू लिया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंक्लूजन ऑफ ए फर्म विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन कंपनी बाय ए लीगल फिक्शन and by way of a legislative device only for the purpose of creating a liability on the partners of the firm, which in any case they are liable under the law of partnership in India. So जो डिफेंस का आर्गुमेंट था कि लाइक कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म इज ए मेन ऑफेंडर एंड जो पार्टनर्स हैं उनकी केवल वाइकेरियस लाइबिलिटी आएगी इन ए चेक डिसऑनर्ड केस फॉर ए चेक इशूड बाय द पार्टनरशिप फर्म. वो कंप्लीटली फ्लैट आउट हो गया जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो एक्सप्लेनेशन है अंडर सेक्शन 141 के अंदर, वो इट इज ओनली फॉर ए फॉर डिवाइजिंग ए वे कि कैसे हम पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स को लाइबल भी बना सकते हैं फॉर ए चेक बाउंस मैटर में. लेकिन जो उनकी लाइबिलिटीज हैं दैट इज मोर और लेस डिफाइंड बाय द लॉ ऑफ पार्टनरशिप इन इंडिया विच इज गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932. So the deciding principle is that this led to the Honorable Supreme Court to its core conclusion, which rested on the principle of joint and several liability as defined in the Indian Partnership Act. The Honorable Court made this distinction crystal clear. To reiterate, in the case of the partnership firm, there is no concept of vicarious liability of the partners as such. This is very very important. Okay, so पार्टनर्स की वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी जॉइंट लाइबिलिटी है एंड सिवरल liability है, because a partnership firm is the business of partners and one cannot proceed against only the firm without the partners being made liable. तो देन कोर क्वेश्चन, अब अगर हम इसको समझे, why the complaint against partners alone was upheld,
इस क्वेश्चन का आंसर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, okay, being named as a co-accused or the main accused, if the partners of the partnership firm are proceeded against, they being jointly and severally liable along with the partnership firm as well as inter se the partners of the firm, the complaint is still maintainable. So this paragraph of the judgment makes it crystal clear that firstly, that partners of the partnership firm have joint and severely liability. They do not have a vicarious liability like the directors have a vicarious liability in a check dishonor matter. Second is, even if the partnership firm is not made party, if all the partners are being made, are being served under the requirements as per the section 138 of the act, then even in the absence of the partnership firm as an accused, the complaint is still maintainable against all the partners of the firm. So if we conclude from this judgment that complaint against partners alone can be maintainable even if the firm is not named, including them is a good practice, right? मतलब अगर चेक जो है डिसऑनर्ड हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, राइट, तो देन पार्टनरशिप फर्म को एक्यूज बना लो, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट इट्स नॉट ए फैटल एरर अगर आप if you are not able to include the partnership firm as the accused party. Thirdly, firm can be impleaded later providing procedural flexibility also. And finally, for the accused persons who are the partners, it becomes now very much clear that if you are relying only on the sole defense of that, since the partnership firm was not made party, so we will be let off by the honorable courts. This judgment has made it very clearly, look, the liability will be on the shoulders of the partners. So better you ensure that you also focus more on your other defenses, like you try to rebut the presumption of legally enforceable debt. You try to find other defenses, that the check might be a security check, right? So all such defenses needs to be relooked at your NI Act trial. Merely reliance on this defense is not going to help you. Definitely you will have a tough time in defending yourself if you are relying upon a defense that partnership firm was not made party, so we should be given free hand by quashing this petition. So that was all about the liabilities, how to fix the liabilities of the partners in a check dishonored case when the check issued was of a partnership firm. And in case you have any specific questions, specific queries, you can send us an email at the rate info@nyatantra.com, or you can send us a WhatsApp message. We will try to respond to your queries on ASAP basis. And do let us know about your views in the form of comments also. And don't forget to share this video with the other stakeholders who are going through the check bounce matter. That will definitely help them. If one of the person who is an accused is a partner of a partnership firm, and subscribe to this channel for receiving further updates on recent NI related judgments or NI related further updates. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.